हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो पर चर्चा के माध्यम से जो हमारा यूपीपीसीएस के लिए संपूर्ण टेस्ट 2 था, इसके अंतिम भाग में हम प्रश्न संख्या 101 से 150 तक की परिचर्चा करेंगे। ठीक है, इसके जो अन्य दो भाग थे उसकी परिचर्चा हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं। इसका टेस्ट कोड यूपीएच 18 है। ठीक है, और इसके पूर्व हम लोग शुरू करें, मैं आपको हमारी जो रैपिड रिवीजन प्रोग्राम है, रैपिड रिवीजन, इसके लिए इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मात्र 500 रुपये इसका शुल्क है। और आप 88 40 75 19 12 पर ये व्हाट्सअप या टेलीग्राम मैसेज के थ्रू इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करें या अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ आपकी जानकारी में तैयारी करें, उनको उसको इनके बारे में इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन प्रोग्राम याद रखिए। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो कि 101वां प्रश्न था। ठीक है, तो पहला प्रश्न था कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए थे: कांच उद्योग, बीड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो चुनार है, चुनार अपने बलुआ पत्थर के लिए, चुनार का जो बलुआ पत्थर है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो चुनार का बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चुनार का बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये आप लोग याद रखेंगे, एक आप लोग को एक्स्ट्रा जानकारी मिल गई। ठीक है, जो पत्थरों मतलब पत्थरों से संदर्भित एक मकराना मार्बल भी आता है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो मकराना मार्बल के बाद बलुआ पत्थर दूसरा ऐसा प्राकृतिक उत्पाद जैसे पत्थर है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो कांच उद्योग के लिए देखिए, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद का कांच, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। इसी प्रकार बीड़ी उद्योग के लिए प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, और चुनार में भी बीड़ी उद्योग के कुछ कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, और सीमेंट, जहां तक सीमेंट की बात आती है तो यहाँ पे जेपी ग्रुप है। जेपी ग्रुप का आदित्य बिरला, बाद में इसे अब आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया है। तो ये जो है चुनार का प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। तो चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरी निवेशिका जिस जिस जहां पर स्थित है, ये प्रश्न विस्प्रिंट है, जहां पर स्थित है वह है। तो कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। देखिए, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास है, खंबात की खाड़ी गुजरात के पास है, लेकिन कच्छ का रण कोरी निवेशिका यहाँ पे अवस्थित है। मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ कोरी निवेशिका का। देखिए, ये कोरी क्रीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, कोरी क्रीक है। ठीक है, और ये सर क्रीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान, ये देखिए भारत पाकिस्तान का बाउंड्री है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री पे ये विवादित क्षेत्र है कोरी क्रीक। और कोरी क्रीक, सॉरी, सर क्रीक, और सर क्रीक के बगल में कोरी क्रीक है, जो कि कच्छ के रण में, कच्छ का रण का भाग है। ठीक है, कच्छ के रण का भाग है। देखिए, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है कोरी क्रीक और ये कच्छ का रण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो मैप दिखाया था, ये कोरी क्रीक, इसका देखिए यहाँ पे, ये इसी का बड़ा वो है, मैप है। तो कच्छ के रण से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण। ठीक है, तो कोरी निवेश का जिस जगह पर स्थित है वह है कच्छ का रण। 102वें का जो प्रश्न है उसका ए आंसर सबसे सही है। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, तो सतमाला पहाड़ियां, मांडव पहाड़ियां, हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी। तो एक बार फिर हम लोग मैप पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे। सतमाला पहाड़ियां, तो देखिए सतमाला पर्वत श्रेणी, सतमाला पर्वत श्रेणी, ये देखिए मैप, ये महाराष्ट्र की बाउंड्री है। ठीक है, तो सतमाला पर्वत श्रेणी है ये। फिर था मांडव पहाड़ियां, तो मांडव पहाड़ियां देखिए यहाँ पे गुजरात में अवस्थित है। फिर था हरिश्चंद्र श्रेणी, तो हरिश्चंद्र श्रेणी देखिए यहाँ पे है। और बालाघाट श्रेणी, तो बालाघाट श्रेणी भी यहाँ पे है। तो इस प्रकार सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में है, और मांडव पहाड़ियां कहाँ पे है, गुजरात में, जो कठियावाड़ प्रायद्वीप है, गिर पहाड़ियों के ऊपर मांडव पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इसका हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, बी, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। मांडा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं, कहाँ पे है ये, गुजरात में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है? तो ऑप्शन दिया गया था सैडल पीक, माउंट दियावेलो, माउंट कोयाब और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे देखिए आप लोग, आप यहाँ पे सैडल पीक है, ये सैडल पीक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, इसी प्रकार माउंट दियावेलो यहाँ पे है और माउंट कोएब यहाँ पे है। ठीक है, माउंट कोएब, माउंट दियावेलो, सैडल पीक नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। ये आप लोग को यूपीएससी या यूपीपीसीएस में क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है कि सैडल पीक, माउंट दियावेलो और माउंट कोएब को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाएं। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सैडल पीक, फिर माउंट दियावेलो और फिर माउंट कोएब, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, सैडल पीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सैडल पीक। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न राज्यों में से किसमें से सर्वाधिक सागवान का वन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान देंगे वन के बारे में बोल रहा है, सागवान का वन। ठीक है, तो संपूर्ण सागवान वन क्षेत्र का जो 50% है, मतलब जो भारत में संपूर्ण सागवान का जो क्षेत्र है, सागौन भी बोलते हैं इसे, सागौन। ठीक है, जो संपूर्ण सागौन का जो 50% एरिया है, 50% के लगभग एरिया ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला महासागरीय बंदरगाह है? ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए थे विशाखापत्तनम, मुंबई, चेन्नई और हल्दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा एक खुला महासागरीय बंदरगाह है? ठीक है, तो मुंबई ये अंदर में है। ठीक है, विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा बंदरगाह है लेकिन ये भी अंदर है, हल्दिया ये भी अंदर है, और चेन्नई जो है ये खुला महासागरीय बंदरगाह है। और मुंबई के बाद मुंबई के बाद सेकंड बड़ा बंदरगाह है, मुंबई के बाद सेकंड बड़ा बंदरगाह है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, चेन्नई। तो चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चेन्नई सही है। ठीक है, अगला पूछ रहा है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और चीन के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका के बीच जो बाउंड्री निर्धारित करती है वो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, और या यहीं पे पाक जल संधि, पाक स्टेट। ठीक है, पाक जल संधि, तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के बीच। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो सीमा है उसे 38 डिग्री लाइन, 38 डिग्री पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। अगला है तेल नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? ठीक है, तो तेल नदी कहाँ पे है? ऑप्शन दिया गया था आपको उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है तेल नदी, और महानदी उड़ीसा में बहती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, तेल नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है और यह महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है काकीनाडी पुडुचेरी, कोल्लम कोट्टापुरम, सदिया धुबरी, प्रयागराज और हल्दिया। ठीक है, प्रयागराज और हल्दिया। तो अब ध्यान से देखिए कि जो काकीनाडा और पुडुचेरी है ये जलमार्ग संख्या 4 है, जो कोल्लम और कोटापुरम है यह जलमार्ग संख्या 3 है, जो सदिया और धुबरी है जलमार्ग संख्या 2 है, और प्रयागराज से हल्दिया ये जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे जो हल्दिया टू इलाहाबाद प्रयागराज है नेशनल वाटरवे संख्या 1। ठीक है, 2 धुबरी टू सदिया, धुबरी से सदिया। ठीक है, 3 जो है यहाँ पे कोट्टपुरम से कोल्लम, और 4 जो है पुडुचेरी से काकीनाडा। ठीक है, पुडुचेरी से काकीनाडा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह को मेनिकॉय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी समूह को अमीनी द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उल्टा दिया गया है। लक्षद्वीप के जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है उसे मिनिकॉय कहते हैं, ये दक्षिणी होगा, और
लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप कहते हैं, ये सबसे उत्तरी होगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप को एक बार दिखा देते हैं आपको मैप में। मैप में एक बार देख लीजिए, ये देखिए अमीनी द्वीप। ठीक है, अमीनी द्वीप आपको यहाँ पे फिर ये मिनिकॉय है यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिकॉय को देखिए ये दिखाया गया है। तो मिनिकॉय सबसे दक्षिणी है और अमीनी द्वीप सबसे उत्तरी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये उल्टा दिया हुआ था बेसिकली, तो ये सही उत्तर का चयन करना था आपको, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी, कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। दूसरा है, जलोढ़ मिट्टी के निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए घास से होता है। और सही उत्तर का चयन करना था। ठीक है, तो अब देखिए, जो संरचना है और ढाल के आधार पर संरचना और ढाल, इसके आधार पे जो मिट्टी है उसे भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। जो भाबर होता है वो कंकड़ और पथरीला मिट्टी होता है। जो तराई होता है वो महीन बालू और कीचड़ होता है। जो बांगर होता है वो पुरानी जलोढ़ होता है। और जो खादर होता है वो नवीन जलोढ़ होता है। अब बोल रहा है, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी होती है। तो बिल्कुल सही ये कथन दिया गया था। फिर दूसरा है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा छोड़े गए गाद से होता है। तो बिल्कुल सही बात है, नदियां जो है पत्थरों को घिस घिस के गाद बहा के ले आती हैं, और उस जो मिट्टी का जहाँ जमा होता है वहां पे जलोढ़ मिट्टी बनती है, और उससे हम उसके गाद से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये देख लेंगे आप कि जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़ है। ठीक है, तो बांगर पुरानी जलोढ़ और खादर नई जलोढ़। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हो सकता है यूपीपीसी से या यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि मैचिंग करिए। ठीक है, और एक क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। तो इसका एक्रोनिम से याद कर लीजिए, भात भाग। ठीक है, भात भाग। ठीक है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, भात भाग इसका हो जाएगा, और सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, दोनों सही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में टॉप 4 में कौन नहीं है। ठीक है, टॉप 4 में कौन नहीं है। तो सबसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो इसमें कौन नहीं है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। इसमें गुजरात नहीं है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कौन नहीं है? गुजरात नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं रबी ऋतु की फसल है। और दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। ठीक है, तो भारत में जो गेहूं है वो रबी ऋतु में बोया जाता है। रबी ऋतु की फसल है, यानी कि देखिए कैसे इसको याद करना है, रबी रवि। ठीक है, रवि को कैसे याद करना है, बार बार इसमें कंफ्यूजन होता होगा आप लोग को, तो रवि से याद करिए। रवि माने सूरज, जो सूरज के धूप में पके वो रबी की फसल। ठीक है, तो गेहूं को जब हम काटते हैं, जब गेहूं की मड़ाई होती है, गेहूं को जब कटाई होती है, तो उस समय भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। तो सूरज की गर्मी में पकने वाला फसल कौन सा? रबी की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल क्या हो जाएगी? गेहूं की फसल। तो अब गेहूं से आप रबी को याद कर सकते हैं। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। अक्टूबर से अप्रैल तक का एक चक्र चलता है। तो भारत में गेहूं रबी ऋतु की फसल है, तो बिल्कुल सही बात है। और भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य भी, ठीक है, कौन सा है? केरल है। केरल है, केरल पहला है। फिर मेरे हिसाब से तमिलनाडु दूसरा है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वैसे लगभग लगभग कंफर्म है कि तमिलनाडु दूसरा है और कर्नाटक तीसरा है। ठीक है, कर्नाटक। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, तो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। इस प्रकार ये भी स्टेटमेंट सही है, और इसका विकल्प हो जाएगा बी। बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पश्चात स्तरीय मेघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं। और दूसरा है, ये मेघ दूधिया रंग के विस्तृत चादर के सदृश फैले होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जो पश्चात स्तरीय मेघ होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? पतले होते हैं, बिखरे होते हैं, एकदम सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, एकदम दूधिया सफेद रंग के। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है,
और जब ये सफेद रंग के चादर होंगे, जब भी इसमें जो सफेद रंग के जो मेघ होते हैं, जब भी इसमें सूर्य का प्रकाश जाता है तो प्रकीर्णित हो जाता है, और जब सूर्य और चंद्रमा इसके बीच जब उगते हैं तो ये क्या करता है, इनकी ओर प्रभामंडल का निर्माण कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब सूर्य निकलता है तो अगल बगल खूब ढेर सारा रोशनी होती होगी। ठीक है, देखें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य। तो ये प्रभामंडल का जो निर्माण होता है, ये अगल बगल जो ऊपर प्रभामंडल होता है, ये पश्चात स्तरीय मेघों के कारण ही होता है। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा दोनों सही, सी। ठीक है, अच्छा जब आप लोग विकल्प भरें तो देख लें कि किस विकल्प में दोनों सही दिया, कहीं बी में दिया, कहीं सी में दिया है, तो इसका देख करके ही विकल्प भरें। ठीक है, एक किस्म से आपको और प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, ऊपर से नीचे तक की क्रोनोलॉजी क्या है। तो देखिए, सबसे ऊपर पच्छाद मेघ होते हैं, फिर कपासी मेघ होते हैं, फिर स्तरीय मेघ होते हैं, और सबसे नीचे वर्षी स्तरीय वर्षा मेघ होते हैं। ठीक है, वर्षा में सबसे नीचे होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कानन देवन पहाड़ियां महाराष्ट्र के भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, कानन देवन। दूसरा है, भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग टी, ठीक है, दार्जिलिंग टी एक जीआई टैग उत्पाद है। दार्जिलिंग टी, बिल्कुल। दार्जिलिंग कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है। अमूमन लोग इसे सिक्किम मार देते हैं, लेकिन सिक्किम में नहीं है ये, सिक्किम में ये नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, और तो दूसरा स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। कानन देवन पहाड़ियां जो है भारत के तमिलनाडु में नहीं, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कानन देवन की पहाड़ियां केरल राज्य में स्थित है। गलत उत्तर का चयन करना था। ठीक है, ध्यान देंगे, गलत उत्तर का चयन करना था, और विकल्प इसका हो जाएगा 116 में का ए। ठीक है, तो देखिए मैं कानन देवन की पहाड़ियां आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, कानन देवन की पहाड़ियां जो है यहाँ पे हैं, ये तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु की बाउंड्री है। और ये अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो चोटी है वहां पे है कानन देवन की पहाड़ियां। ठीक है, तो कानन देवन पहाड़ियां कहाँ पे है, अनाईमुड़ी के पास। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी। गलत पूछा था, कौन सा गलत है, तो सही विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि कानन देवन पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में नहीं बल्कि केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जेमू हिमनद किस नदी का स्रोत है। जेमू हिमनद किस नदी का स्रोत है। तो पहले तो आप लोग बताइए कि जेमू हिमनद है कहाँ, कमेंट में। ठीक है, जेमू हिमनद कहाँ पे है, आप लोग को ही कमेंट करके बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं, मानस जो नदी है, नीचे से देखते हैं, यमुना नदी, इसका जो स्रोत है उसे यमुनोत्री बोलते हैं। मंदाकिनी नदी, ये चाराबाड़ी हिमनद से निकलता है। जो मानस है, मानस ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये भूटान से निकलती है। तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम में है, और यही जो है जेमू हिमनद से निकलती है। तो जेमू हिमनद किस नदी का स्रोत है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, तीस्ता। जेमू हिमनद जो है तीस्ता नदी का उद्गम स्रोत है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में। तो पहला है कि लेटेराइट मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम की कमी होती है। दूसरा है, लेटेराइट मृदा का विकास जो है उष्ण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों और मानसूनी प्रदेशों में होता है। ठीक है, गलत उत्तर का आपको चयन करना था। तो देखिए, लेटेराइट मृदा जो है इसका विकास कैसे होता है, ये क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं और मानसूनी प्रदेश हैं, यानी कि जहाँ पे ज्यादा तापमान होगा, ज्यादा तापमान चाहिए, ज्यादा ताप और ज्यादा वर्षा। ठीक है, भारी वर्षा या ज्यादा वर्षा। तो ज्यादा ताप और ज्यादा जो वर्षा होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, लेटराइजेशन होता है, और उसमें सिलिका जो तत्व होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो विघटित हो जाते हैं। ठीक है, सिलिका क्या होता है, वर्षा में बह कर निकल जाता है, और जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, मिट्टी में घुल के अंदर चला जाता है, ह्यूमस। ठीक है, तो ऊपरी में क्या बचता है, ऊपरी परत में एल्युमिनियम और आयरन ये सब बच जाते हैं। तो लोहा और एल्युमिनियम की कमी होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा था कि लेटराइट मृदा का विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों और मानसूनी प्रदेशों में होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ज्यादा ताप और ज्यादा वर्षा
के लिए ये आवश्यक है। अब पूछा है कौन सा गलत उत्तर है, गलत उत्तर का चयन करना, तो विकल्प हो जाएगा सी, केवल एक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया था इंद्रावती, प्राणहिता, वंशधारा और वेनगंगा। ठीक है, तो गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ बहती है। ठीक है, तो जो इंद्रावती नदी है, प्राणहिता है और जो वेनगंगा है, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और वंशधारा सहायक नदी नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र में बहती है। ठीक है, तो वंशधारा नदी ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और एमपी में भी इसका बेसिन है। ठीक है, एमपी से इसका बेसिन आता है। अगला प्रश्न है सुपारी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया था आपको कर्नाटक, केरल, असम और तमिलनाडु। ठीक है, तो सिरसी सुपारी, अभी आप लोगों ने सुना होगा, सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है, तो कर्नाटक को जीआई टैग मिला सिरसी सुपारी के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है 360 मीट्रिक टन। ठीक है, असम में होता है 76 मीट्रिक टन और केरल में होता है 118 मीट्रिक टन, और यहाँ पे लगभग 22 से 30 मीट्रिक टन के आसपास उत्पादन होता है। तो प्रथम राज्य कौन सा है, तो सही विकल्प हो जाएगा एक, कर्नाटक सुपारी उत्पादन में प्रथम राज्य है। अगला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, और आपको विकल्प दिए गए थे लाओस, लग्जमबर्ग, अफगानिस्तान और लाइबेरिया। ठीक है, लाओस, लग्जमबर्ग, अफगानिस्तान और लाइबेरिया। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका मैप है या मैप होगा। हाँ देखिए, जो लाओस है वो देखिए ये पूरा घिरा हुआ है वियतनाम से, और इधर थाईलैंड से, इधर कंबोडिया से, इधर म्यांमार से, ऊपर यहाँ पे चीन से। ठीक है, तो लाओस एक स्थल और स्थल रुद्ध देश है, आप देख सकते हैं इस मैप में। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग भी गूगल पे मैप ये खोज लें। ठीक है, इसी प्रकार एक कौन सा था, लाइबेरिया। ठीक है, ये मैप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लाइबेरिया जो है, ये मैप में दिक्कत आ रही है। लाइबेरिया जो है यहाँ पे अटलांटिक महासागर में खुलता है। लाइबेरिया स्थल रुद्ध देश नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान को लग्जमबर्ग को देख सकते हैं आप यहाँ पे, लग्जमबर्ग भी स्थल रुद्ध देश है, और अफगानिस्तान भी स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लाइबेरिया। ठीक है, लाइबेरिया अटलांटिक महासागर में खुलता है, दक्षिणी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में ये खुलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीन देशों में विभाजित है। ठीक है, तो कौन सा देश तीन देशों में विभाजित है, आपको ऑप्शन दिए गए थे न्यू गिनी, बोर्नियो, तिमोर और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बोर्नियो है, ठीक है, जो बोर्नियो है, ये बोर्नियो आइलैंड तीन देशों में विभाजित है। बोर्नियो द्वीप समूह तीन देशों में विभाजित है, कौन कौन से, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ठीक है, इसका भी मैं आपको मैप में लोकेशन दिखा देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मैप में इसका भी आप लोग एक बार लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, ये तीन देश हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये ब्रुनेई है। ठीक है, तो ये है बोर्नियो द्वीप, और ये तीन देशों में विभाजित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है, और पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में और पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं, आपको मैप दिखा देते हैं।
मैप दिखाना से क्या रहता है कि याद रहता है, ठीक है। हाँ ये रहा मैप। यार मैप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो जो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक महासागर में ये बर्मुडा ट्रायंगल है, ठीक है। तो बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक महासागर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बर्मुडा ट्रायंगल अवस्थित है, ऐसी मान्यता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी जहाजें जाती हैं ऊपर से ये इसको खींच लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिया गया था अगुलहास, ब्राजील, बेंगुएला और कैनरी धारा, ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की कौन सी धारा है, एक तो आपको देखना दक्षिण अटलांटिक महासागर में हो, दूसरा शीतल जलधारा हो, ठीक है। शीतल जलधारा की बात कर रहा है। अब देखिए मैं आपको यहाँ इसको फिर से मैप में ले चल के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कैनरी धारा है, ठीक है। और ये ब्राजील धारा है, ये बेंगुएला धारा है और ये अगुलहास धारा है। अब पूछा है दक्षिणी अटलांटिक में कौन कौन सी शीत धारा है। तो देखिए कैनरी भी इसमें शीत था और बेंगुएला भी इसमें शीत था, लेकिन पूछा दक्षिणी अटलांटिक में। तो ये देखिए ये उत्तरी अटलांटिक हो गया, यहाँ पे ये उत्तरी अटलांटिक हो गया और ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया, सॉरी ये दक्षिण अटलांटिक हो गया। अब दक्षिण अटलांटिक में कौन सी ठंडी धारा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बेंगुएला धारा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 124वें का सी, बेंगुएला धारा, ठीक है। अगला है ब्लू मून परिघटना होती है, ठीक है। और पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार, एक ही माह में 2 बार पूर्णिमाएं हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, इसको जो यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आयोग ने इसमें से कोई भी उत्तर को सही नहीं माना था, इसको स्किप कर दिया गया था। लेकिन ब्लू मून जो परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरे मून को ब्लू मून कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, लेकिन आयोग ने इसे नहीं माना था, ठीक है, ध्यान देंगे। आयोग ने इसका उत्तर इसमें से कोई नहीं माना था, विकल्प डी माना था, ठीक है, आयोग का उत्तर है। और इसका जब ब्लू मून परिघटना एक ही माह में जब 2 पूर्णिमा उसे कहते हैं, तो इसे आप अपने विवेक से इस प्रश्न का उत्तर, अगर ऐसा प्रश्न पूछ देता है फिर से, तो इसे अपने आप विवेक से इसका इसका उत्तर देंगे, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न विली विली के संदर्भ में है। पूछा विली विली क्या है, ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव, ऑस्ट्रेलियाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बहुत ऊंचा ज्वार और अत्यंत निम्न ज्वार, ठीक है। तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है, विली विली, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, जो तीव्र गोलाकार तूफान होता है जो महासागरों में उत्पन्न होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और यहाँ पे क्या होता है, कम कम वायुमंडलीय दाब होता है, कम दाब होता है, वायुमंडलीय प्रेशर कम दाब होता है, हवाएं तेज होती हैं, तेज हवाएं होती हैं और भारी बारिश होता है, भारी बारिश, ठीक है, भारी बारिश होता है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलियाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली, बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया था स्वेज नहर, कील नहर, पनामा नहर और शू नहर, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में यहाँ पे मार्च 2021 में मार्च 2021 में यहाँ पे जहाज फंस गया था, ठीक है, जहाज फंस गया था, इसलिए चर्चा में रहा था स्वेज नहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोत है, ठीक है, 164 किलोमीटर लंबी है, पोतवाहक नहर है, 164 किलोमीटर लंबी है और फ्रांस ने इसका निर्माण कराया था 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में फ्रांस ने निर्माण कराया था और 1869 में इसे खोला गया था, ठीक है, 1869 में इसे खोला गया था। अभी हाल ही में मार्च 2021 में यहाँ पे
जल पोत, सबसे बड़ा पोत यहाँ पे, मतलब बड़ा पोत यहाँ पे फंस गया था, तो इसलिए चर्चा में रहा था, तो याद रखेंगे स्वेज नहर। ठीक है, कील नहर कहाँ पे है, तो ये जर्मनी में है। पनामा नहर कहाँ पे है, ये पनामा में है। और सू नहर जो है ये कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। ठीक है, तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, ये स्वेज नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेलर घाटी अवस्थित है। ठीक है, टेलर घाटी अवस्थित है, और ऑप्शन दिया गया था आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अंटार्कटिका और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ध्यान देंगे, टेलर घाटी अभी हाल ही में जो चर्चा में रही थी वो अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे बर्फ पिघल रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, अंटार्कटिका। ठीक है, इसका देख लेते हैं मैप होगा तो, अगर आपको मैप पे दिखा दें। सबसे नीचे था, कोई बात नहीं है, मैप आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा, टेलर घाटी सर्च कर लीजिएगा। तो टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला है, मृदा क्षरण बड़ी समस्या है। ऑप्शन दिया गया था अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में और उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। तो अफ्रीकी सवाना में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बारिश ही नहीं होती है, तो मृदा क्षरण कैसे होगा। ठीक है, हालांकि मृदा क्षरण दूसरे तरीके से हो सकता है, मृदा को नुकसान, कि वहां पे बारिश नहीं है तो ऊपरी परत धूल से उड़ जाए, लेकिन चूंकि अफ्रीकी सवाना में घास होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, सवाना या सूडान तुल्य। ठीक है, तो सही ये विकल्प कट जाएगा, यहाँ बारिश ही नहीं है। दूसरा, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, तो ऐसा कोई यहाँ पे बड़ी समस्या नहीं है मृदा क्षरण की। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में भी घास के मैदान है, ये भी यहाँ पे बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन प्रदेश है, वहां पे मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारी बारिश होती है, और जैसा कि मैंने बताया था कि मृदा का लिटराइजेशन होता है, जो भी मृदा में जो मृदा के तत्व होते हैं वो खुल करके नीचे चले जाते हैं, तो मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या बन के उभरता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो ठीक है, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पीसा की झुकी मीनार। तो ठीक है, पीसा की झुकी मीनार, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पे है, इटली में। इटली का एक फ्रांस है पीसा, और झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, और ऑप्शन दिया गया था कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और काला सागर। तो पहले बताना है वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है। वोल्गा टू गंगा, एक किताब भी है जहाँ तक, वोल्गा से गंगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग, कमेंट करके बताइए ये किताब किसने लिखी थी, वोल्गा से गंगा। ठीक है, तो वोल्गा नदी रूस से निकलती है, रूस से निकलती है। ठीक है, और दिखा देते हैं आपको मैप में, ये देखिए वोल्गा नदी यहाँ से रूस के पास निकलती है, रसिया में, और ये कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो सही उत्तर जो है इसका ए, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न था बहुत ही आसान सा प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो कालाहारी, गोबी, सहारा और थार। ठीक है, थार भारत में है, थार भारत में है। सहारा मरुस्थल सहारा महाद्वीप में है, अफ्रीकी महाद्वीप में, सॉरी, अफ्रीकी महाद्वीप में है। गोबी मरुस्थल जो है ये एक प्रकार का शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। ठीक है, और ये कहाँ पे है, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे। ये सारे आप मैप उठा के जरूर देखिएगा। ठीक है, कालाहारी जो है ये भी अफ्रीका में है, अब दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के पास। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, सहारा, जो कि 92 लाख, ठीक है, भारत का लगभग 3 गुना, 3 गुना बड़ा है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, सहारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा है। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, ये 49 डिग्री समांतर रेखा को बोलते हैं, समांतर रेखा, ये है अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा। ठीक है, जो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है, इसे बोलते हैं हिडनबर्ग। तो देखिए, इस जो पेपर था आपको लगभग 8 देशों के, जो 8 प्रमुख देश हैं, मतलब 8 प्रमुख सीमाएं हैं विश्व में जो चर्चित रहती हैं, तो उसके बारे में आपसे चर्चा कर ली गई थी। इसका आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसको नोट रिवाइज करते रहेंगे कि कौन सी किस देश के बीच में। तो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडनबर्ग रेखा है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच ये डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा 132 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा है उसे मैगी नॉट कहते हैं।
ठीक है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा मैगीनॉट रेखा, सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृहद ज्वार आता है, ठीक है, पहला जब सूर्य और चंद्रमा समकोण हो, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो, जब तीनों एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न था ये भी। वृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, देखिए ये देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो और जब समकोण पे होंगे तो निम्न ज्वार आएगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप लोग। सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया था मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा और भारत। ठीक है, तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो सबसे बड़ा क्या है? मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा मैक्सिको। सेकंड नंबर पे है पेरू, थर्ड पे है चीन, ठीक है, इसके बाद रूस और पोलैंड। तो मैक्सिको, पेरू और चीन याद रखें। अमूमन इसमें गलती क्या होगा, सेकंड पूछेगा और सेकंड पे आप लोग चीन मार देंगे, क्योंकि चीन हमेशा या तो फर्स्ट या सेकंड रहता है। लेकिन सही उत्तर हो जाएगा इसका मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब पूछा है, हाल ही में चर्चा में रहा आसाम कीलबैक क्या है। ठीक है, तो आसाम कीलबैक क्या है, ये मैं इसके बारे में आपको कुछ अलग से जानकारी देना चाहूंगा। ये 129 साल बाद पुनः देखा गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्या है ये। तो ऑप्शन है मछली, सांप, एक विद्रोही समूह या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो असम किलबैक क्या है? एक सांप की प्रजाति है जो कि 129 साल बाद पुनः देखा गया है, इसलिए चर्चा में रहा है, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दे लेंगे, हो सकता है ये पूछ दे। ठीक है, अगला प्रश्न, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो पहले तो देख लें, सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है, और हिम हिम तेंदुआ का भी स्टेटस आप लोग देख लें, ये क्या है? सुभेद्य है। तो हिम तेंदुआ सुभेद्य है और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जीईएफ और यूएनडीपी का हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछ दे। तो सिक्योर, देखिए डिस्कशन का ये फायदा रहता है कि आप जो भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां हैं वो पा सकते हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और यूएनडीपी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं मिलके। ठीक है, और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में खोला गया है। अब आप बताइए उत्तरकाशी कहाँ पे है, किस राज्य में है, इस राज्यों में से। ठीक है, और एक बात और ध्यान देंगे, ये जो है जम्मू कश्मीर, जे एंड के, हिमाचल, ठीक है, एच बी, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। सिक्किम में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ था सबसे पहले उत्तराखंड में। सही विकल्प इसका हो जाएगा डी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व ऊर्जा आउटलुक जारी किया जाता है, ये रटने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये 1974 में फ्रांस की स्वायत्त अंतर सरकारी एजेंसी है, ये अंतर सरकारी एजेंसी है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इसे जारी किया जाता है। सही विकल्प हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमानगढ़, दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो देखिए अमानगढ़ जो है ये बिजनौर में है, बिजनौर जिले में है। दुधवा और पीलीभीत, ठीक है, दुधवा मेरे हिसाब से पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत में, और दुधवा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, लखीमपुर खीरी में है और ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसमें आपको विकल्प दो ये मिसप्रिंट हो गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे पंजाब था एक विकल्प और एक विकल्प था महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, अभी सबसे नया 2014 में टाइगर रिजर्व बना था पीलीभीत। दुधवा बना था 2010 में टाइगर रिजर्व, हालांकि स्थापित था 1987-88 में ही। और बिजनौर बना था 2012 में। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व दुधवा है, फिर बिजनौर का अमानगढ़ है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में बना है, सबसे नया बना है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 किसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड घोषित किया गया है? ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एप्पल, सैमसंग और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हाल ही में रिलायंस की बहुत ज्यादा चर्चा रही थी, लेकिन इसका सही उत्तर है एप्पल। एप्पल
ठीक है। एप्पल को पहला, एप्पल दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे नंबर पे है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल ये पहले नंबर पे आ सकती है। सैमसंग थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे क्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न है नुआखाई फसल उत्सव जिसे नए चावल के स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई जो चावल है ये गणेश चतुर्थी, अभी हाल ही में कल ही परसों में गणेश चतुर्थी थी। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी के अगले दिन, गणेश चतुर्थी के अगले दिन ये उड़ीसा, उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई फसल उत्सव। ठीक है। अगला प्रश्न है बोनालू उत्सव, महादेवी काली का जहाँ पूजा किया जाता है जिसमें, वो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो महादेवी काली का पूजा करने के लिए जो बोनालू उत्सव है, बोनालू, ये तेलंगाना का एक प्रमुख त्योहार है, बोनालू उत्सव। ठीक है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, तेलंगाना इसका बोनालू उत्सव सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा रोहतांग दर्रा जिसमें अटल सुरंग का लोकार्पण हुआ, भारत के किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, तो यूपीपीसीएस लंबाई पूछ देता है, तो 8.8 किलोमीटर लंबी है, 10.5 मीटर चौड़ी है। ठीक है, और 2 लेन वाली और अटल सुरंग ये 3000 मीटर की ऊंचाई पे है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। और ये भी पूछ सकता है किस पर्वत श्रृंखला से होकर जाती है, तो पीर पंजाल से होकर जाती है ये, पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरती है और मनाली को लेह से जोड़ती है, मनाली को लेह से जोड़ती है। लेह लद्दाख में स्थित है और मनाली हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, और इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न है बैंक रन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है तीव्र गति से वृद्धि करता वित्तीय तंत्र, धीमी गति से वृद्धि करता वित्तीय तंत्र, संकट का सामना करता वित्तीय तंत्र, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैंक रन की जो स्थिति होती है, ये क्या होता है कि बैंक के जब जो ग्राहक होते हैं, अगर उनको लगता है कि अब बैंक जो है मतलब गया, जैसे मान लीजिए यस बैंक संकट आया था, बैंक के ग्राहकों को लगा कि अब तो यस बैंक डूब गया, तो क्या करेंगे कि वो सभी लोग जाएंगे और बैंक से बोलेंगे कि हमारा जितना पैसा हो वो निकाल दीजिए। ठीक है, अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में जो बैंक होगा वो उसको काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों के पैसे पे ही काम करता है। अब सभी लोग एक साथ पैसा लेने पहुंच जाएंगे, तो ऐसी स्थिति क्या हो जाएगी, संकट का सामना करेगी, और इसे ही बैंक रन की संज्ञा दी जाती है। तो सही हो जाएगा इसका विकल्प सी। ठीक है, तो बैंक रन तब होता है जब बैंक के ग्राहकों को लगता है कि अब बैंक दिवालिया हो जाएगा और ग्राहक अपना धन जो है गंवाने से बचने के लिए मारामारी पे उतार हो जाते हैं कि अब माने हमको आज पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 144 का सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है द माइग्रेशन रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ठीक है, तो माइग्रेशन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच नहीं जारी करता है, विश्व बैंक नहीं जारी करता है, यूरोपीय संघ नहीं जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन जारी करता है। ठीक है, ये जारी करता है। ठीक है, और अभी हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि जो प्रवासी धन प्रेषण के मामले हैं, प्रवासी धन प्रेषण, उसमें भारत प्रथम आया था। तो भारत सबसे पहले था, फिर चीन था, फिर मैक्सिको था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन, ये जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हंता वायरस के संदर्भ में। कोरोना वायरस के बाद चाइना में हंता वायरस का प्रकोप देखा गया था। ठीक है, पूछा है कि इस वायरस के जो वाहक हैं वो चूहे होते हैं। ठीक है, तो चमगादड़ होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जो वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? चूहे होते हैं। ठीक है, चूहे से फैलता है। दूसरा है यह व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित हो सकता है, तो ये भी गलत है। जो भी व्यक्ति चूहों के प्रत्यक्ष रूप से मूल या मूत्र या मल से अगर कोई टच हो जाता है किसी का शरीर, तो या लार भी है। ठीक है, मल मूत्र या लार। ठीक है, ये चूहों के मल मूत्र या लार के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो हंता वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। अब पूछा कौन कौन से सही है, तो दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला है गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व कहाँ स्थित है? गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व। ठीक है,
तो ऑप्शन दिया गया था आपको असम, सिक्किम, त्रिपुरा और बिहार। तो बोगी बिल, ठीक है, बोगी बिल, तो ये तो आसाम में है, ठीक है। लेकिन जो गोगा बिल सामुदायिक रिजर्व है ये बिहार में है। बिहार के कटिहार में, कटिहार जिला है बिहार का, तो बिहार के कटिहार जिले का पहला जो सामुदायिक रिजर्व है, या बिहार का ये पहला सामुदायिक रिजर्व है, और बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, कटिहार जिले में अवस्थित है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से शामिल नहीं था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, तो देखिए जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता, ये तीनों जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, मूल रूप से शामिल नहीं था। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में उल्लिखित सागर मित्र योजना का लक्ष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन था तटीय क्षेत्रों में युवाओं को मत्स्य पालन गतिविधियों से जोड़कर उन्हें रोजगार देना, तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए सागर मित्रों की नियुक्ति, बंदरगाहों पर बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण एवं रख रखाव के लिए सागर मित्रों की नियुक्ति की गई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट 2020-21 आया था, इसमें सागर मित्र जो पहल थी वो मत्स्य पालन से जोड़ करके रोजगार देने के लिए लागू किया गया था। अभी हाल ही में सरकार ने इसके लिए बजट का आवंटन किया, इसलिए फिर से ये चर्चा में आ गया था। ठीक है, भारी बजट इसके लिए आवंटित हुआ है, तो विकल्प हो जाएगा इसका ए सही। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये हमारा टेस्ट सीरीज का ये जो दूसरा फुल टेस्ट था, इसका वीडियो परिचर्चा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप अपने दोस्तों से हमारे जो रैपिड रिवीजन प्रोग्राम है इसके बारे में बताते रहिए, और आप स्वयं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो संपूर्ण टेस्ट 2 की वीडियो परिचर्चा खत्म होती है यहाँ के साथ। ठीक है, और रैपिड रिवीजन प्रोग्राम के बारे में जरूर बताएं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, इसे आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, और मात्र 500 रुपये में है ये। अधिक जानकारी के लिए आप 88 40 75 19 12 पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू संपर्क करना है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।